लगातार बने रहने के बाद खूब सारी विकास की योजनाएं भले ही उन्होंने चलाई है, लेकिन कुछ मामलों में उनके जो वक्तव्य आए हैं वो बहुत ही अहंकारपूर्ण रहे हैं। इससे हम और आप इस बात को नकार नहीं सकते। और चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए से मतलब बार-बार कहे जाने के बावजूद भी जिस तरीके से वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिस तरीके से अपने नेता, अपने लोग लड़ाए, और तो उससे ये आप मान के चलिए कि उससे बीजेपी को लाभ ही हुआ है। और भविष्य में हो सकता है कि चिराग की जो पार्टी है उसका विलय बीजेपी में हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप इसको कोई बहुत बड़ा आज जी तक मत मानिएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मध्य प्रदेश में सीधे-सीधे 22 जो विधायक हैं वो टूटकर बीजेपी में कांग्रेस से चले आए थे। कांग्रेस से ये चले ठीक जाते वैसे हैं। ही हो सकता है। जी। ब्रह्मदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एमपी में गाली गलौज की पॉलिटिक्स हुई, बिहार में उस तरह से पॉलिटिक्स हमने नहीं देखी। ना तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह से सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर या किसी भी बड़े नेता पर इस तरह का गलत टिप्पणी हमने नहीं देखा कि उन्होंने की। चिराग पासवान भी इस तरह की टिप्पणियों से बचते रहे। पर एमपी में मुझे लगता है जनता ने गाली गलौज की पॉलिटिक्स को शायद सिरे से नकार दिया है इस बार। कांग्रेस की हार के पीछे क्या इसे भी आप एक कारण मानते हैं? ब्रह्मदीप जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है? हेलो जी ब्रह्मदीप जी बोलिए। जी। देखिए, उसके बाद मोदी जी को पिछले चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया, जनता के सामने एक बार फिर उसका गलत प्रभाव पड़ा। तो वास्तव में जब जब आप नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करते हैं, तो वहां पर जनता के सामने ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। जहां तक बात है नीतियों की, तो जितना आप नीतियों को जमीनी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं तक ले जाएंगे, वो कार्यकर्ता आम जनमानस तक ले जाने में सफल हो जाएंगे, तो आपकी जो राजनीतिक जमीन न केवल मजबूत होती, लेकिन आप सत्ता में भी आ सकते हैं। क्योंकि भाजपा के पास एक कैडर है, भाजपा के पास एक संगठन है, जो न केवल देखिए, आप भाजपा के वोटर को आप देखिए, भाजपा के वोटर मोदी जी कुछ दिल्ली की ओर देखते हैं। भाजपा का जो वोटर है वो मामा की ओर देखता है, शिवराज जी की ओर देखता है। भाजपा का वोटर परंपराओं से जुड़ता है, भाजपा का वोटर मान्यताओं से जुड़ता है। और इस प्रकार से भाजपा जो है, न केवल आप जैसे कांग्रेस चुनावी मूड में जब आती है तो वो जमीन की ओर भागते हैं, लेकिन भाजपा का जो काम करने का तरीका, वैचारिक तौर पर संगठन लगातार काम करता रहता है। तो आप जितना अपनी नीतियों को जनता तक ले जाएंगे, उतना आप राजनीति में सफल होंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने जवाब दिया उसका। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हैं तो निश्चित ही आप नाकाम होंगे। और यदि आपका संगठन नहीं है तो फिर तो आप आम जनमानस तक अपनी सही बात को ले ही नहीं जा सकते, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भोगा है। कविता जी। जी पंकज जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव एक बड़े नेता, अच्छे एक जन नेता बनकर उभरे हैं, इन चुनाव ने ये साबित कर दिया है। फिर भी क्या आपको भी लगता है कि युवराजों को, जो हमारी राजनीति के युवराज हैं, इन्हें कुछ और मेहनत करने की जरूरत है? जिनमें सिंधिया जी हैं, पासवान जी हैं, तेजस्वी हो गए, और हमारे राहुल जी हैं कांग्रेस के युवराज। क्या आपको लगता है कि इन सबको अभी आने वाले चुनाव में अगर भविष्य की राजनीति में टिके रहना है तो कुछ और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए कविता जी, इस पूरे चर्चा में दो महत्वपूर्ण बिंदु ब्रह्मदीप जी ने उठाए हैं, बैंक जी ने भी उठाए हैं। एक ये बात कही कि कमलनाथ सरकार जब बनी थी तो युवाओं को मंत्री बना दिया गया। दूसरी तरफ ये वो दौर था जब युवाओं को मंत्री बनाया गया, जब केंद्र में मोदी जी ने रहते हुए युवाओं के मुद्दे उठाए थे और कहा गया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान था। तो कांग्रेस ने कोशिश की कि शायद युवा चेहरों को हम सामने लेकर आए तो युवा वोट बैंक पर हम अपना कब्जा या अपना अधिकार कुछ बढ़ा पाएंगे। वो एक कदम था।
दूसरी बड़ी बात थी, अभी हमने शब्दों से आलोचना की बात कही। ब्रह्मदीप जी ने आकलन किया है कि जब जब व्यक्ति केंद्रित प्रचार या व्यक्ति की आलोचना केंद्रित जब जब प्रचार किया गया, कांग्रेस ने मुंह की खाई है। इसके बरक साथ देखिए उलट की हमेशा भाजपा ने पहले सोनिया गांधी, फिर मनमोहन सिंह, फिर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ व्यक्ति केंद्रित ही, व्यक्ति की आलोचना केंद्रित ही प्रचार किया है, वो सफल हुई है। दरअसल ये पूरी राजनीति के ककहरे को समझने की बात है, राजनीति के टूल्स को समझिए आप। भाजपा केवल अपनी नीतियों का प्रचार नहीं कर रही है, वो एक तरफ मोदी की छवि का महिमागान भी करती है, तो दूसरी तरफ विरोधियों की छवि पर हमला भी करती है। वह अपने केडर के सहारे जनता तक पहुंचती भी है, तो दूसरी पार्टी के जनता तक नहीं पहुंच पाने की कमजोरी का फायदा भी उठाती है। असल में यह विचार लंबे समय से कांग्रेस को करना चाहिए कि वह कैसे युवाओं तक पहुंच तो बढ़ा ही बढ़ाए, अपने पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को भी साथ में बांधकर रख सके। और ये लंबे विमर्श, एक या दो दिन या एक या दो चुनाव की बात नहीं है। जितना परिश्रम भाजपा ने 2 सांसदों से लेकर आज इतनी लंबी यात्रा की है, उतना ही शायद कांग्रेस को फिर से अपने राजनीतिक साधनों को देखना पड़ेगा, रणनीतियों को जांचना पड़ेगा, और जो शत्रप की राजनीति है कांग्रेस की, उसको खत्म करके संगठन की राजनीति को शायद ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगी। और उसमें स्वाभाविक रूप से युवा तो सामने आएंगे। अब हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 68 का, 60 साल का या 80 साल का व्यक्ति राजनीति को वैसे चला पाएगा जो 35, 45 या 50 साल के युवा चला पाएंगे। तो वो शिफ्ट तो कांग्रेस को करना ही पड़ेगा। जी, मतलब संगठन पर काम करने की जरूरत है, युवाओं को तरजीह देने की जरूरत है। उसके बगैर कैसे काम हो सकता है? बाकी जिस तेजी से मतदाता बढ़ रहे हैं, आप देखिए, जिस तेजी से मतदाता बढ़ रहे हैं, या हर चुनाव में एक बड़े नए मतदाताओं की फौज, भाजपा का आप कार्यक्रम उठा के देखिए, जहां वे वर्तमान कार्यकर्ताओं पर काम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं कॉलेज पहुंचने वाले या कॉलेज से निकलने वाले प्रथम मतदाताओं को भी केंद्रित करते हैं। किसी और पार्टी के पास में ये एजेंडा अभी तक तो दिखाई नहीं देता है। अगर आपको राजनीति करना है, मयंक चतुर्वेदी जी ने भी कहा है कि अगर आप राजनीतिक दल हैं तो आपको मतदाताओं तक पहुंचने की हर सीढ़ी को, हर साधन को आजमाना पड़ेगा। जो दल नहीं आजमाएगा वो पीछे छूट जाएगा, जो आजमाएगा वो आगे जाएगा। जी। कविता जी, पंकज जी की बात कह रहा हूँ। कविता जी, हेलो। जी ब्रह्मदीप जी बताइए। देखिए, पंकज जी ने बहुत दिलचस्प बात कही जो कैडर की। मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। आप बिहार के चुनाव ले लीजिए। बिहार के चुनाव में भाजपा का सफल होना तो लाजमी था, क्योंकि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। लेकिन वहीं पर आश्चर्यजनक तौर पर लेफ्ट की जो सीटें, वो करीब 18 से 19 सीटें आती है, क्योंकि लेफ्ट के पास कैडर होता है। अब आप कांग्रेस को ले ले, कांग्रेस ने वहां पर महागठबंधन से 70 सीटें मांगी, और 70 सीटों में वो जब उनके कैंडिडेट खड़े करने की मतलब उनको कैंडिडेट खड़ा करना था, तो उनके हाथ पैर फूलने लग गए, क्योंकि उनके पास 70 जगह पर कैंडिडेट ही नहीं थे। और यही बात आप बूथ लेवल की देखिए, भाजपा से संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को सीखना चाहिए। यदि बूथ लेवल की बात करें तो भाजपा बूथ लेवल पर अपना काम करती, बूथ लेवल पर मतदाताओं को लाने की जिम्मेदारियां दी जाती, बूथ लेवल पर मजबूती से काम किया जाता है। वहीं पर कांग्रेस को बूथ एजेंट नहीं मिलते। तो जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, यदि वो अपने बूथ एजेंट तैयार नहीं कर सकती, इसका मतलब वो संगठनात्मक तौर पर कमजोर है। और बिहार में इसका भरपूर जवाब मिला है। केडर भाजपा के पास था। आप देखिए, भाजपा जो है फ्रंट फुट पे, केडर लेफ्ट के पास भी था, तो लेफ्ट भी अपने आप को स्थापित कर गई। लेकिन जहां पर कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के साथ एक और बड़ी दिक्कत है, कांग्रेस बात विचारधारा की करती है। कांग्रेस पहले अपने आप को तो संभाल ले। कांग्रेस विचारधारा के जो भी कोई भी एक दल आया किसी भी प्रदेश में, तो वहां पर कांग्रेसियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आप दिल्ली में देखिए, आप आई तो कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। अब बंगाल में देखिए, तृणमूल कांग्रेस आई, कांग्रेस खत्म हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर पर चली गई। तो आप पूरे देश में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, यूपी में सपा आ गई, बसपा आ गई, छोटे छोटे दल आए। कांग्रेस किस विचारधारा की बात करती है, यही अब तो मतदाताओं को समझ में नहीं आता। सबसे पहले उनको आवश्यकता अपने अस्तित्व को बचाने की है, उसके बाद विचारधारा को बचाने। कविता जी। जी मयंक जी, अगर यूपी के नतीजों की बात करें, ब्रह्मदीप जी ने अभी यूपी का मुद्दा जो उठाया है, तो यूपी में बीजेपी अपनी पुरानी सीटें वापस पाने में कामयाब रही है। ना वहां बीएसपी का जादू चला है, ना एसपी कुछ कर पाई है, और कांग्रेस तो वैसे ही रेस में ना के बराबर है। तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं, उनपे यूपी में फिर से बीजेपी अपने पुरानी स्थिति में बनी रह सकती है, और ये बाकी पार्टियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है?
देखिए, ये बात तो आपको और हमको सबको माननी पड़ेगी कि जब से जो है योगी की सरकार आई है यूपी में, तब से वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत मतलब अंतर आया है। काफ़ी सारे लोगों को जो है जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको पकड़-पकड़ के उनके एनकाउंटर किए गए, जेलों में बंद किया गया। बिल्कुल दूसरी जी, बात बिल्कुल ये है है। कि योगी सरकार ने जो बड़ा एक काम किया है, मुझे लगता है कि देश के जितने भी राज्य हैं, उनको ये नवाचार अपने यहाँ भी करना चाहिए। योगी सरकार ने जो बड़ा निर्णय लिया, बड़ा काम किया, वो था कि जो जिले हैं, यदि यूपी के 75 जिले हैं, तो उन 75 जिलों के हिसाब से हर जिले की अपनी कोई विशेषता है, हर जिले की अपनी एक खासियत है, तो उस खूबसूरती को जो जिले की है, उस खूबसूरती को जन-जन तक पहुँचाने और वहाँ पे रोज़गार सृजित करने के लिए नई-नई योजनाएँ योगी लेकर आए और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था कोरोना काल में, इस कोरोना काल में भी जो लोग जैसे सूरत से वापस आए या कहीं अन्य जगह से आए जो पत्थर का काम करते थे, तो जो जिस जिले के थे, उनको वहाँ पर उन्होंने रोज़गार के काम से जोड़ा और उनके लिए नई-नई योजनाएँ लेकर आए। तो अब आप अगर देखेंगे, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे अपराधियों को रोकने का मुद्दा हो, तो ऐसे सारे मुद्दों पर आप देखेंगे कि योगी की तुलना जो है, वो मोदी से होने लगी है। और दूसरी बात ये है कि योगी मोदी के बाद कौन? तो बोले योगी। तो ये जो भाव है, ये जो सोच है, जो जनमानस के बीच जा रहा है, ये निश्चित तौर पर उसका परिणाम है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के राजनीतिक और राजनीति में वे छोटे-छोटे और बहुत छोटे-छोटे और फिर उसमें भी जातीय जो बंधन है, जातीय जो विस्तार आप यूपी में देखेंगे वो बहुत बृहद है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यूपी अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है। उसके बावजूद जो है योगी ने बहुत अच्छे से वहाँ पे अपना सब कुछ जमाने में वो सफल रहे हैं और आप ये मान के चलिए कि जब भी वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहाँ पर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का जो एक सेटअप जो बीजेपी में भी जिस तरीके से तालमेल बैठाने के लिए किया गया या वहाँ पर जो मुस्लिम जनसंख्या बहुत है, वहाँ शियाओं की जनसंख्या बहुत है, तो उनको लेकर भी राजनीति में उनको हिस्से देने की जो बात है, यानी सारे जो जातिगत समीकरण हो या जो है ना धार्मिक पांथिक समीकरण हो, उनमें भी योगी सरकार ने बहुत अच्छे जो है निर्णय लिए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा और आप ये मान के चलिए कि जब भी वहाँ पर चुनाव होंगे, तो उसमें फिर से बीजेपी सरकार आएगी, ऐसा आप मान सकते हैं। अभी की जो वर्तमान अगर कल चुनाव हो जाएँ तो निश्चित तौर पर आगे अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो बात अलग है। लेकिन भविष्य आज की के बात हिसाब है। से अगर सोचा जाए, भविष्य को देखा जाए तो आप मानिए कि वहाँ पर अभी और 5 साल जो है भाजपा की बीजेपी सरकार की बनी सरकार रहेगी। है। जी। जी। पंकज जी, जिस तरह से कहा जा रहा था ट्रंप की हार के बाद कहा जा रहा था कि कोरोना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने ट्रंप की कुर्सी तक छीन ली, तो मोदी जी का कोई फैक्टर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कोरोना फैक्टर उनके उनकी बीजेपी की जीत के एनडीए की जीत के आड़े आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हमें इन चुनाव में इन उपचुनाव में और बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिला। और दूसरा, कोरोना के अलावा वो हमारा जो दो तीन और मुद्दे थे, उनका भी असर हमें देखने को नहीं मिला है इन चुनाव में। एनसीआर का मुद्दा था और जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव भी होने वाले हैं अभी, वहां भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, ज्यादातर मुस्लिम बहुल स्टेट है, तो वहां पर भी क्या ये सब मुद्दे छाए रहेंगे या वहां भी मोदी लहर काम कर सकती है? आपका क्या मानना है? किस तरह से एनालाइज करते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए कविता जी, पिछले कई चुनाव में या पिछले 3 चुनाव तो हम कह ही सकते हैं कि पिछले 3 चुनाव में देश की राजनीति और देश के चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने तय किया है और बाकी सारी पार्टियों ने उस एजेंडे का या तो विरोध किया है या उसको फॉलो किया है। अभी जहाँ तक कोरोना की बात है, तो कोरोना का जितना आकलन या कोरोना के विपरीत प्रभाव का जितना आकलन आर्थिक विशेषज्ञों ने या तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने किया था, भारत में उतना असर दिखाई नहीं दिया। उसकी कई भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं, यहाँ की इम्यूनिटी लेवल भी और बहुत सारे मामले हैं। मृत्यु दर हमारे यहाँ काफ़ी कम है, रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें सरकार के प्रयास भी हैं, स्थानिक प्रयास भी हैं। तो इन सारे परिणामों में जो भय या जो डर कोरोना का पहले महीने 2-3 महीनों में था, वो बाद के महीनों में नहीं रहा। उसके बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों को निपटा गया, अभी आप देखिए कि बाजार में दीपावली का माहौल है। चुनाव के ठीक पहले बाजार खुल चुके थे, सारी चीजें हमारी दैनिक गतिविधियां शुरू हो गई थी, तो इसका चुनाव पर काफी फर्क पड़ा। एक जो भारतीयों की याददाश्त है चुनाव को लेकर लोकतंत्र में, वो थोड़ी सी क्षणिक है।
6 महीने पहले के कष्टों को ज्यादा याद नहीं करते। हो चुनाव जाते के हैं। दौरान जो चीजें मिली हैं वो तो बिहार में हम जो बड़े सारे लोग कह रहे थे कि मजदूरों को पैदल वापसी घर हुई है, वो सरकार से बहुत नाराज है, पलट देंगे उलट देंगे, वैसा नहीं दिखाई दिया। असल में बिहार में वही जो मयंक जी ने भी कहा है, वही मुद्दे, वही जाति के समीकरण, वही राजनीतिक समीकरण वही चला जो बिहार आदतन पिछले कई सालों से चुनाव में दिखाता रहा है। तो ये जो तात्कालिक मुद्दे थे नहीं चले, वो मुद्दे वो असर मध्य स्थानीय प्रदेश में भी मुद्दे नहीं दिखे। हावी रहे। वो जी। मध्य आप देखिए, हाई कोर्ट चुनाव रैली पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन चुनाव रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस की चुनाव रैली में भीड़ उमड़ रही है, बीजेपी की चुनाव रैली में भीड़। क्या लोगों को अपनी जान जाने का डर नहीं था? क्या लोग इतने लालच थे कि वो दोनों पार्टियों को वोट देने के लिए? लेकिन वोट परसेंट तो उतना नहीं था, 100% वोटिंग तो हुआ नहीं। असल में ये राजनीतिक तौर तरीके हैं भारत के, जिन्हें जाने बगैर हम अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। जी, ब्रह्मदीप जी, आप क्या मानते हैं, एनआरसी और सीएए का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के आड़े आ सकता है? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अभी तक इसका विरोध होता रहा है। ब्रह्मदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी अब आ रही है? जी, बोलिए मैं जी अब आवाज आ रही है? जी, तो देखिए एनआरसी को लेकर जो देश का सिनेरियो है बहुत बहुत बदल चुका, लोगों में जागरूकता भी आई है। आप देखिए कि भारत के विभाजन के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे, वो हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो बहुत ही निम्न स्तर पर आ गया है, जबकि वहीं पर भारत के जो मुसलमान है वो यहाँ के प्रतिशत का तकरीबन 14 से लेकर 17% तक बढ़ गए हैं। तो आप एनआरसी में जिनको लाभ दिया गया है, वो जो लाभ मिला है वो अल्पसंख्यकों को मिला है, और निश्चित तौर पर इन जो राष्ट्र है वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। अब यहीं पर जो दूसरा पहलू है, यह भी सच है कि जो घुसपैठ हुई है और घुसपैठ होने का जो प्रभाव है आप वो पूर्वोत्तर के राज्यों पर देख लीजिए। यहाँ पर दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस सरकार में जब जनरल सिन्हा जो असम के राज्यपाल थे, उन्होंने बाकायदा मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि यदि असम और इधर के इलाकों में मुस्लिम जो घुसपैठ है उसको यदि नहीं रोका गया तो ये जो पूरा का पूरा इलाका ये कट के एक बार जो वृहद बांग्लादेश है उस पर मिलाने के साजिश में लोग कामयाब हो जाएंगे। तो एनआरसी को लेकर आप ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो भारत का जनमानस है वो इस बात को जानता है कि यहाँ पर गिनती होना चाहिए, यहाँ पर घुसपैठ को रोकना चाहिए, और सिखों और जो हिंदू है उनका पारंपरिक घर भारत है, जैसे यहूदियों का पारंपरिक घर इस्राइल है। यदि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में हिंदू या सिखों को सुरक्षित रखा जाता तो भारत जैसे राष्ट्रों में ऐसे नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मुझे नहीं लगता कि यह जो मुद्दा है यह बहुत ज्यादा जनमानस को प्रभावित करेगा, और वहां पर भी कोई फैक्टर काम करेगा तो मोदी फैक्टर निश्चित तौर पर काम कर सकता है, जो हमने बिहार में देखा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है, आप देखिए कि आप समस्याओं को जस की तस बनाए रखते हैं या आप समस्याओं का समाधान करते हैं। अब जब आप समस्याओं का समाधान करते हैं तो वहां पर आपके सामने दूसरी समस्याएं आ सकती है। पिछले दिनों में मोदी सरकार ने समस्याओं का समाधान करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, और समस्याओं के समाधान करने की ओर जो मोदी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं उसको भारत का जनमानस पसंद कर रहा है। तो यदि भारत का जनमानस इन चीजों को पसंद कर रहा है तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जो मोदी फैक्टर है वो काम करेगा, और पहली बार इतिहास में भाजपा सरकार वहां पर सत्ता में आ सकती है। कविता जी। मयंक जी, आप क्या मानते हैं, बीजेपी ममता के ग्राफ को कम कर पाएंगी, चुनौती दे पाएगी? ममता का जिस तरह से ग्राफ लगातार बढ़ता गया है, वहां इन सब आरोपों के बीच ममता स्ट्रांग बन के उभरी हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कामयाब होगी? मयंक जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप तमाम विश्लेषकों ने जिस तरह से, जिस तरीके से ये सारी चीजों को, इन चुनावों को एनालाइज किया, उससे यही जी मैडम। जी मयंक जी,
जी मैडम जी। मयंक जी, हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी का अपना जो एक मुकाम है, उनका जो एक ग्राफ है, क्या उसको compete कर पाएगी, चुनौती दे पाएगी? क्योंकि ये जितने तमाम आरोप लगते रहे हैं उन पर, उन सब के बावजूद भी वो एक स्ट्रॉन्ग सीएम के तौर पर उभरती रही हैं, तो उनको देखिए चुनौती देना अब कितना मुश्किल है? नहीं, देखिए इस बार जो है वहाँ का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वो बदला हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी आज है, इस भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई जड़ है तो वो पश्चिम बंगाल है। यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से निकल के नहीं आते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर प्रचारक नहीं मांगते और ये नहीं कहते, और अगर उस समय की परिस्थितियों में अगर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो निर्दोष स्वयंसेवक थे जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे गांधी हत्याकांड में, जो कहीं से निर्लिप्त थे, कहीं से उनका रोल नहीं था, उनको अगर यातनाएं नहीं देती अगर तत्कालीन सरकार, तो आप ये मान लीजिए कि है ना जनसंघ का उदय नहीं होता, और जनसंघ नहीं होता तो ना तो जनता पार्टी बनती ना भारतीय जनता पार्टी आज आप देखते। तो जो एक सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ के रूप में, निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक वहाँ वामपंथ रहा। हम सभी जानते हैं कि बहुत लंबी वहाँ पारी वामपंथ ने खेली। उसके बाद जो है अभी ममता जी की सरकार लंबे समय से वहाँ बनी हुई है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वहां पर देखिए, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको वर्ष 2007 और 8 की। उस समय एक सर्वे हुआ और एक रिपोर्ट आई कि लगभग भारत में जो है 7 करोड़ बांग्लादेशी संभावित हैं, घुसपैठी है। तो आप बड़ी बात ये है कि 7 करोड़ की संख्या में मुस्लिम आबादी कितनी है जो कि भारत के अंदर आई है, और उन 7 करोड़ के अंदर आप ये मान लीजिए कि उसमें जो है पश्चिम बंगाल और असम और पूर्वोत्तर भारत के हमारे राज्य, उनमें कितनी बड़ी आबादी उनकी है जो सीधे तौर पर वोट को प्रभावित करती है, और आज उनको बाकायदा मताधिकार का जिनको लाभ लेते हैं वो लोग, और भारत की जो आप संसाधन है उनका पूरा उपयोग करते हैं। तो इन सब की कारण से आज जो है वर्तमान में परिस्थितियां बहुत भिन्न है। वहाँ का जो हिंदुत्व है वो जागृत हो चुका है। वहाँ पे जिस तरीके से राम जी की जो कोई रैली निकलती है उस पे आक्रमण होता है, वहाँ पे जिस तरीके से दुर्गा माता की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तो ऐसी दुर्गा पूजा का विरोध होता है। तो ऐसे सारे कारणों से वहाँ पे जो हिंदुत्व को लेकर वहाँ का जो हिंदू है वो अब एकजुट हो रहा है। बावजूद इसके कि ममता जी जो है पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए नई योजना लेकर आई है, उनको पैसा देना शुरू किया है। ममता जी अब दोबारा से धर्म का चोला छोड़कर मंदिरों में जाने लगी हैं, प्रार्थनाओं में शामिल होने लगी हैं। बावजूद इसके वहां पर जो है अगर आप आज देखेंगे जिस तरीके की, आप देखिए वहां पे नगर निगम के चुनाव हुए, उसका परिणाम आप देखिए। आप देखिए वहां जो विधान लोकसभा के चुनाव हुए, वहां से आप देखिए बीजेपी कैसे तेजी से आगे बढ़ी। तो आप ये मान के चलिए कि आज के समय में जैसी भीड़ छोटे छोटे बीजेपी के कार्यक्रमों में उमड़ रहे हैं, जिस तरीके की हत्याएं जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की होना शुरू हुई हैं, इतनी तो मार्क्सवादी पार्टी का जो है वहां पर जो है वामपंथी सरकार रही, उतनी हत्याएं तो वहां पे कभी नहीं हुई जितनी कि ममता सरकार के आने के बाद भाजपा जनसंघ के लोगों की हत्याएं नहीं हुई, आरएसएस के लोगों की इतनी हत्याएं नहीं हुई जितनी कि अभी हो रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। कोई बड़ी बात नहीं अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए और भाजपा जो है वहां अपनी सत्ता बना ले। पश्चिम बंगाल में जी सत्ता में आ गया। जी, जी जी आप जी। तमाम विश्लेषकों ने, आपने जिस तरह से इन चुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया है, उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि बीजेपी की राह पश्चिम बंगाल में आसान होने वाली है। बीजेपी पहले से ही ये मान के बैठी है कि वो दावा भी कर रही है कि वो 200 से ज्यादा सीटें वहां जीतकर निकलने वाली हैं। आप तमाम मेहमानों का, आप तमाम विश्लेषकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मदीप जी, पंकज जी, मयंक जी, आपसे हम इसी प्रोग्राम में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।